बस से बदतर है, दयनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग किसी शहर में न रह के, क्या कहें, कुछ शब्द तो नहीं आ रहा है जी, कुछ ऐसी हम लोग ऐसे बस्तियों में रहते हैं जहां विकास का एक ढीला तक नहीं रखा गया है। एक पुस्तकालय था नगर पालिका क्षेत्र में, तो हम सोचे कि इस पुस्तकालय को बड़ा हाईटेक कर देंगे, लेकिन उस पुस्तकालय को भी तोड़ के दुकान बना दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसको भी शहीद कर दिया गया। एक नई समस्या उभर के आ गई है, स्वकर योजना। जी हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं श्री चंद्रेश्वर जायसवाल जी। तो आपके बारे में मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं, परिवर्तन सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं आप रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बसपा से आपका जुड़ाव है और सामाजिक चेतना के साथ साथ आप राजनीतिक सहभागिता की भी महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो ये आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय रहा, लेकिन हम अपनी चर्चा को शुरू करें इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों से कुछ दो लाइन अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रेश्वर जायसवाल। वैसे तो मैं उद्यमी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ और बहुत लोग मुझे राजनीति से प्रेरित भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शुद्ध रूप से समाज के लिए जीता मरता हूँ और एक समाज सेवी के रूप में हमारी जो पहचान बन रही वो मुझे काफ़ी भाता है और मैं उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। जी, चूँकि आपका परिचय देते समय आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है जी, और इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी सामाजिक पटल पर अगर आपकी उपस्थिति होती है तो आप अपना परिचय कैसे देते हैं? वैसे सोनू जी, परिचय मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपके कार्यों से आपकी पहचान होती है। तो जो सामाजिक कार्य हम लोग करते जा रहे हैं, तो पब्लिक में भी और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो मुझे जानते हैं कि चंद्रेश्वर जायसवाल उद्यमी हैं, व्यापारी भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उस पर लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल चंद्रेश्वर जायसवाल कहता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ और लोग मुझे समझ जाते हैं कि यह एक समाज सेवी व्यक्ति आ चुके हैं हमारे बीच में। अक्सर समाज से जुड़े हुए विषयों को आपको उठाते हुए देखा जाता है, बिल्कुल, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप सामाजिक विषयों से जुड़े रहते हैं। तो ये जो पीड़ा है आपकी नगर में विकास को लेकर, ये जो पीड़ा है आपकी, तो ये पीड़ा आपकी आत्मिक है या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आपको यहाँ की समस्याएं दिखती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। चूँकि जो माहौल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत सारी चीज़ों को उठाना शुरू करते हैं, उनको नगर की समस्याएं दिखती हैं। मैं आपको बता दूं, 2017 में चकिया तिराहे से मैं गुजर रहा था, हमारे सामने जब बरसात हुआ तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर बाइक पर बैठी थी और इतनी दुर्दशा थी उस सड़क की, इतनी ख़राब सड़कें थी, वो बाइक फिसला, वो महिला गिरी और गिरी तो उसको भी चोट आया, उसके बच्चे को भी चोट आया। तो मुझे बड़ा पीड़ा हुआ कि भाई हम लोग जिस समाज में रहते हैं, यहाँ हम लोग सांसद भी दिए, विधायक भी दिए और तमाम ऐसे पदों पे हम लोगों ने लोगों को बैठाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चकिया तिराहे की सड़क मुझे लगता है कि वो पत्थर वाली पुरानी थी और कभी बनी नहीं थी जी। तो हम लोग एक मुहिम उठाए वहाँ से कि नगर में जो समस्याएं हैं, इसको अगर जब तक कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो आप एज ए जनता अगर आप सोचे कि मैं किसी को चुन दिया हूं तो वो आके हमारी समस्याएं देखेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आजकल हर व्यक्ति मतलबी हो गया है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में वो सड़कें बन गई। उसके बाद हमारा हौसला बढ़ा और नगर में जब हम देखते रहे कि नगर की स्थिति भी बड़ी बद से बदतर होती चली जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं, चेयरमैन हमारे जीरो, ईओ जितने भी अधिकारी हैं सब जीरो। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग समस्याओं को उठाते हैं, समस्याओं को उठाना और उसका मुखर विरोध करना, ये भी बड़ी बात होती है।
तो मेरा कोई राजनीतिक ऐसा नहीं है कि राजनीति से मैं प्रेरित होकर कहा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि राजनीति करते करते समाज सेवा में आ गया। यहाँ उलट होता है, लोग समाज सेवा से राजनीति में जाते हैं, लेकिन मैं राजनीति करते करते राजनीति में मैं जो देखा, जो समस्याएं थीं, या तो शासन सत्ता में रह के की जा सकती हैं और या तो फिर आप व्यक्तिगत आप उसको क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी अंतरात्मा मेरी कही कि आप लोगों की समस्याओं को सुनिए और उसे कराने का भरपूर प्रयास करिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिन समस्याओं को उठाएं वो पूरा 100% हो भी जाए, लेकिन हम लोग एक समिति बनाएं, परिवर्तन सेवा समिति संस्था बनाएं। मुझे लगा कि व्यापार मंडल और रामनगर औद्योगिक क्षेत्र या राजनीति, इससे अलग हट के एक संस्था हम लोगों ने निर्माण किया, परिवर्तन सेवा समिति का। 4-5 लोग थे, उसमें हमारे छोटे भाई प्रभाकर सिंह भी थे, इंद्रपाल सिंह जी भी थे, सादाब भाई भी थे। तो 5-6 लोगों ने यह संस्था मिलकर जब हम लोग बनाए तो एक ही विजन था हमारा कि नगर में प्रमुख समस्याओं को शासन प्रशासन से अवगत कराना और उसे दुरुस्त कराना। दूसरा, एक हम लोगों ने निर्णय लिया और संकल्प भी लिया कि नगर हो चाहे जनपद हो, कोई भी गरीब व्यक्ति, जिसकी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही, चाहे बच्ची अनाथ हो, चाहे मतलब उसके माँ बाप हैं लेकिन उस लायक नहीं है कि जो शादी न करा सकते हों, तो हमारी संस्था आगे आएगी, उस बच्ची की भी शादी कराएगी। मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ। कोई अगर ऐसा आपको भी कोई दिखे कि जो बच्ची अनाथ है, उसकी शादी तय हो चुकी है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके माँ बाप के पास, या अनाथ माँ बाप भी हैं, अगर पैसा नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आपकी संस्था समाज के लोगों से मिलके वो पूरी शादी कराती है। तो ये हमारी अंतरात्मा गवाही करती है, इसलिए मैं समाज सेवा करता हूँ और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। राजनीति से प्रेरित होकर मैं कोई काम नहीं करता। जी, चूँकि आप नगर के बासिंदे हैं तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे मैं एक दिन स्टेशन से घर आ रहा था, पैदल चल के आ रहा था, और जैसे ही मैं जो विक्रम सिंह वाला विद्यालय है, वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कभी मेरे आगे गाड़ी आ जा रही है, कभी मेरे आगे रिक्शा आ जा रही है, यानी वहाँ पे चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। तो मैं तो पुरुष हूँ, मैं धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन महिलाएं भी वहाँ पे चल सकती हैं। और एक और समस्या है पार्क की समस्या, यानी यहाँ की अगर आप आबादी देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे पार्क की आवश्यकता है, लेकिन ना इस विषय में कोई चर्चा होती है और ना ही इसके ऊपर कोई मांग आम आदमी की तरफ से होती है। क्या आपने कभी इन चीज़ों को नोटिस किया, और अगर किया तो आपका क्या पक्ष रहा? मैंने नोटिस भी किया, और मैं आपसे बता दूं कि मैं यहाँ कैंडिडेट भी था जी, नगर पालिका परिषद का, और सीट सुरक्षित होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सका। तो मेरा जो चुनावी एजेंडा था, जिसमें लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, तो हमने वादे नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, नगर में केवल पार्क ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समस्या आपको नहीं पता होगा। मैं उन सभी समस्याओं को एक बिंदु क्रमवार में बनाया था, जिसमें पार्क भी था, स्कूल भी थे, जो हमारे पास एकमात्र स्कूल नगर पालिका परिषद है, इंटर तक का है वो कॉलेज, और नगर पालिका परिषद की स्थिति बड़ी बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं उसे भी उस लायक बनाना चाह रहा था कि नगर पालिका परिषद में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावक ललायित हों। जी, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे मैं नगर पालिका को भी विकसित करना चाहता था, भी मेरा विजन था। और पार्क की समस्या, चूँकि मैं भी सुबह टहलने जाता हूँ, और इतना बड़ा मिनी महानगर इसको बोलते हैं, और पूरे चंदौली जनपद में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला यही मुगलसराय हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। पार्क की समस्या किसी को नहीं दिख रही है, जबकि एक आम जनमानस से पूछिए तो रेलवे के पास उनका एक ग्राउंड है, कभी भी रेलवे डीआरएम की तरफ से आदेश आता है कि नगर पालिका क्षेत्र के लोग उसके अंदर नहीं आएंगे। तो और हमारे जो नेता लोग हैं इसको सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो सबसे बड़ा
यहाँ हमारे बुजुर्गों के टहलने के लिए जो पार्क की व्यवस्था नगर पालिका क्षेत्र के अंदर चाहिए ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब किसी समस्या को उठाया जाता है, मैंने इस समस्या को उठाई, तो सबसे पहले लोग जिम्मेदारी तय करना शुरू कर देते हैं कि ये किसके अंडर में आता है और कौन उसके ऊपर काम कर सकता है। आपको क्या लगता है कि ये किसके अंडर में आता है और कौन इसके ऊपर काम? देखिए, नगर पालिका तो वाकई कहिए तो चेयरमैन के अंडर में आता है, और शासन सत्ता के भी चेयरमैन बने हैं लोग। और केवल चेयरमैन की अगर बात करें तो बेमानी होगी। नगर पालिका के वोटर भी, नगर पालिका के लोग भी विधायक को भी बनाते हैं, चुनते हैं, और सांसद भी चुनते हैं, और सरकार चुनने में इनका अहम योगदान होता है। तो इसमें शासन को, प्रशासन को, क्षेत्रीय विधायक को, सांसद को, और ख़ास तौर से चेयरमैन को, होता क्या है कि सबके अंदर इच्छा रहती है कि मैं कोई ऐतिहासिक काम करूं, लेकिन महफिल लूटने के लिए सभी लोग पहले अपना तय करते हैं कि महफिल लूटेगा कौन। अगर पार्क बन गया तो नाम चेयरमैन का आएगा, विधायक का नहीं आएगा। तो विधायक सोचता है चेयरमैन जब तक हमारा न हो हम पार्क न बने। सांसद सोचते हैं कि अगर पार्क बन गया तो इनके विधानसभा का मामला है, अगर हम अपने निधि से देना भी चाहते हैं तो कहते हैं चेयरमैन का नाम आएगा। अब समस्या क्या होती है कि कभी कभी चेयरमैन शासन सत्ता का नहीं होता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, उत्तर प्रदेश में किसी और की होती है, चेयरमैन कोई और होता है। तो सारी चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ उथल पुथल हो जाती हैं। तो जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा, और पार्क की चाहे जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को एकदम मतलब उठाना पड़ेगा, और अपने अधिकार को अब छीनना पड़ेगा, तभी मामला हल हो पाएगा। नहीं तो ये केवल बांटने में कि वो महफिल लूट ले जाएंगे, वो महफिल लूट ले जाएंगे, इसमें फिर हमारी समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी। इसमें सबका योगदान होना चाहिए। यहाँ जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो चूंकि जैसे अभी आपने बताया कि आप भी प्रत्याशी थे या होने वाले थे, लेकिन सीट सुरक्षित होगी, इसके चलते आप नहीं लड़ पाए। विकास की इस यात्रा में विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपने बहुत सारी समस्याओं को देखा। अगर शायद आप बोले थे कि आप सत्ता में आते तो उनके ऊपर आप काम करते, लेकिन चूंकि आप अगर विपक्ष में भी हैं तो बहुत सारी विषयों पे सत्ता पक्ष का नकेल आप कर सकते हैं, यानी उनका ध्यान आप आकर्षित कर सकते हैं। और कभी भी जनता किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती। अगर आप उनके मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके हित की बातें कर रहे हैं, तो 100% नहीं, लेकिन कुछ तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके साथ विपक्ष को भी आगे आना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बता दूं कि नगर में जब हम उतरे चुनाव के पहले, करीब 1.5 साल 2 साल पहले ही हम समस्याओं को देखना शुरू कर दिए थे। अभी जो वर्तमान में हमारे क्षेत्र के चेयरमैन चुने गए हैं, सोनू किन्नर जी, वो मुझे लगता है कि वो जनता के द्वारा चुने गए चेयरमैन हैं। तो आप देखे होंगे कि हमने फेसबुक पर भी अपने लिखा था, चूँकि वो भी एक ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो बातें हमने लिखी। किसी को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब चेयरमैन बनते ही अगर हम सोचे कि तत्काल हमारी सड़कों को 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक कर दें, तो उन्हें भी वो संभव नहीं है। तो हमने 1 साल का वक्त दिया है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने 1 साल का वक्त चेयरमैन साहब को दिया है, चेयरमैन मैडम को मैंने दिया है। अगर 1 साल के अंदर हमारी समस्याएं अगर सही नहीं होती हैं, तो मैं फिर उनके खिलाफ भी सड़क पे उतर जाऊंगा, और फिर क्षेत्र की समस्याओं को लेके मुझे चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, और चाहे मुझे यहाँ के विधायक के यहाँ जाना पड़े, मंत्री के यहाँ जाना पड़े, नगर विकास मंत्री के यहाँ, जो भी संभव हो सकता है नगर के विकास के लिए मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन कोई अगर नया अभी पद बना हुआ है, कोई उस पद पे आसीन हुआ है, जिसे कोई अनुभव नहीं है, तो कुछ वक्त उसे देना चाहिए। वही वक्त मैं उनको दे रहा हूँ। अगर विकास के मापदंड पे बात की जाए तो नगर आपको स्वस्थ दिखता है, बीमार दिखता है, या बहुत बीमार दिखता है? बहुत बीमार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। तो स्थिति बहुत बद से बदतर है, दयनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग किसी शहर में न रह के, कोई अब क्या कहें, कुछ शब्द तो नहीं आ रहा है जी,
कुछ ऐसी हम लोग ऐसे बस्तियों में रहते हैं जहाँ विकास का एक ढीला तक नहीं रखा गया है। चर्चाएं बहुत होती हैं विकास के नाम पर और सब लोग अपनी अपनी गौरव गाथा कहते हैं जी। जब मैं सड़क पर उतरा तो बहुत सारी सड़कें जो है 10-10, 15-15 साल से नहीं बनी थी। वो अलग की बात है कि बड़े जनप्रतिनिधि जो हैं अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते हैं अपने हाथ से। तो मैं सबसे कहूँगा कि अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाना बंद करें, नगर को अपना समझ के नगर के विकास के लिए पूरा का पूरा ताकत लगा दें। चलिए, एक बहुत फेमस शब्द है जिसको मैं आपके सामने उछालना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार। हाँ, कई बार जब नगर में विकास की बात होती है तो पार्टी से जुड़े हुए नेता गिनाने लगते हैं कि यहाँ पे पुल बन गया तो स्टेशन का कायाकल्प हो गया तो 6 लेन रिंग रोड यहाँ पे बन रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि नगर से जुड़े हुए व्यक्तियों को नगर के भी विकास पे ध्यान देना चाहिए? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो ऊपर से चलती हैं, नीचे से आप लेके क्या जा रहे हैं? कौन सी बातें हैं जो कौन सी समस्याएं हैं जो आप उठाते हैं और उनके समाधान के लिए आप बात करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका अभाव है? इसका पूरा अभाव है। और जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात होती है, इंजन दोनों मुझे लगता है एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आगे पीछे नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों अपोजिट में जुड़े हुए हैं। एक तरफ इधर इंजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद डब्बे के उधर दूसरा इंजन जुड़ा हुआ है, दोनों अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है हमारे नगर का। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो किसी भी सरकार के आंख और कान होते हैं, नहीं सूचनाएं वहीं से जाती है। एक तरह से मान सकते हैं कि उस इंजन का पहिया ये है और चूंकि सूचनाएं यहाँ से जा नहीं पा रही हैं, सूचनाएं जाएंगी कैसे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहिए में कुछ खराबी है। मैं बता दूं सूचनाएं जाएंगी कैसे। अगर मैं नगर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ जी, अगर हमने कोई काम नहीं किया फिर मैं बड़े पद पे चला गया तो मैं कैसे बताऊं कि मैं जिस पद से होके आगे गया हूं वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसमें अपनी तो नुकसानी है, अपना ही नुकसान है ना। तो हम तो जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा दिखाएंगे, जनता मरेगी। जी, कुछ मुगल सराय के बारे में बातें फेमस है, कहावत फेमस है कि 100 चाय एक मुगल सराय। जिस धरती से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जुड़ा रहा, जो अपने आप में ईमानदारी की एक मिसाल बिल्कुल थे और है भी। तो उसके संदर्भ में इस तरह की कहावत कहाँ तक उचित लगती है आपको? कहावत लोग बना देते हैं जी। मेरा मानना है कि 100 साई न एक मुगल सराय। लोग चाय की बात करते हैं, मैं साई की बात करता हूँ। जहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मस्थली है और जहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जैसे समझिए विकास पुरुष कदम रखे और उनके क्षेत्र में आता था विकास कराने में पूरा अपना उनका योगदान रहा है जी, वहाँ चाय कैसे हो सकती है? ये एकदम असंभव की चीज़ है। केवल कहावत के रूप में मुगल सराय के लोगों को इसलिए बदनाम किया गया कि मुगल सराय सबसे बड़ा जंक्शन है एशिया का, एक तरीके से मानिए तो। और यहाँ बाहरी लोग बहुत सारे आते थे और बहुत चीज़ें उन्हें बहुत आसान हो जाता था, क्राइम करके चले जाते थे, फिर ट्रेन में बैठे फिर निकल गए। तो उस दौर लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे। लेकिन अगर तथ्यों में जाइए तो मुगल सराय आपको, मुगल सराय के निवासी जो मुगल सराय से जुड़े हुए लोग हैं, आपको वाकई बहुत ही संत और अच्छे व्यक्तियों में से गिने जाते हैं और बहुत ही मुगल सराय का हर जगह नाम है। और यहाँ के व्यक्तिगत व्यक्तियों से आप मिलिए, लोगों से मिलिए आप, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मुगल सराय के लोग वाकई संत हैं, साईं हैं, चाय नहीं है जी। समाज सेवा को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि आजकल के जो समाज सेवी हैं वो दाना डालते हैं और जनता को फांसने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ज़्यादातर तो यही चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो समाज सेवा के नाम पे जी जो राजनीति चल रही है, और अक्सर यह राजनीति तब देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आ जाता है। जी।
तो उनको कहिए वो दाना वाकई डाल रहे हैं और लुभा रहे हैं, लेकिन जो राजनीति से समाज सेवा की तरफ मुड़ के आया, उनके लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है दाना डालना, जिनका धर्म ही समाज सेवा है। अगर मुझे कहा जाए, हमारी एक टीम है नगर में, पिता की टीम है जी, चंदासी धूल मुक्त कर रही थी, और आपको पता है कि 10 मिनट अगर आप केवल चंदासी में खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी दूसरे द्वीप से आप आ गए। और वहाँ पिता संस्था की जो टीम है 5-5, 6-6 घंटा खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रही थी, और अब सभी टीम के मेंबर को मैं जानता हूँ, उसमें ना किसी को सभासदी का चुनाव लड़ना है, न चेयरमैन का लड़ना है, न विधानसभा का लड़ना है। वो अलग का चीज़ है कि लोग कहते क्या हैं कि ये समाज सेवा कर रहे हैं तो जरूर इनका विजन होगा राजनीति करना, वो गलत है। हमारी संस्था परिवर्तन सेवा समिति है, हम लोग समाज सेवा करते हैं, अपना एक विजन है, हम समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति से जबकि हम लोग आए समाज सेवा करने, समाज सेवा कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि समाज सेवा का भी एक अपना दायरा है करने का, इसमें थोड़ी सी ताकत चाहिए। और लोग कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, तो हम भी कमर कस लिए कि उस कीचड़ में उतरेंगे और तभी उस कीचड़ को साफ कर पाएंगे। राजनीति गलत नहीं है, उसमें गलत लोगों का पदार्पण होता है तब मामला बिगड़ता है जी। और अच्छे लोग राजनीति से नफरत करेंगे तो राजनीति सुधरेगी कैसे? अच्छे लोगों को राजनीति को गले लगा के आगे आना चाहिए, तभी राजनीति का दशा दिशा दोनों बदलेगा। जी, आज सुबह जब मैं सोशल मीडिया फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, तो डब्लू राय जी का मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें 3 तोता बैठे हुए हैं, 2 तोता एक तोते को बहुत आश्चर्य से देख रहे थे, और ये पूरा काला हुआ है। तो ये बोला कि भाई घबराओ नहीं, मैं कौवा नहीं तोता हूँ, मैं बस चंदासी से आ रहा हूँ। उसी पे तो हमने कहा कि अगर आप 10 मिनट चंदासी में खड़ा हो जाइए जी, तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी हैं। अच्छा, आप से मैं एक बहुत ईमानदारी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पिता संस्था जब चंदासी मुहिम को लेकर खड़ी थी, लड़ाई लड़ रही थी, तो आपको क्या लग रहा था कि वो सिर्फ चंदासी को साफ करने की लड़ाई लड़ रही है या कोई परमानेंट सोल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ रही है? ना, मुझे तो लगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन की लड़ाई लड़ रही है। मुझे लगा केवल साफ करना, अभी हम साफ करवा दें फिर कल गंदा हो जाएगा, तो गंदगी कहाँ से आ रही है इस पे ध्यान दे रही है। अभी उस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, कहाँ तक पहुँची वो लड़ाई? देखिए, अगर आप आवाज़ उठाएंगे जी, अगर आपकी आवाज़ गूंजेगी तो कुछ न कुछ उसका हल निकलेगा। उसका थोड़ा बहुत लाभ मिला है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कार्य करें तो उस एकदम जीरो हो जाए। कुछ लाभ मिला है, अभी और संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी, मुगल सराय में अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे बहुत सारे समाज सेवी कैमरा लेके या अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्याओं को बहुत उग्र होकर उठाते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव खत्म हो गया और शायद सभी लोग अब समस्याओं को देखना वो बंद कर चुके हैं। एक विपक्ष होने के नाते, क्योंकि मैं आपको विपक्ष भी मानता हूं, तो एक विपक्ष होने के नाते क्या आपने समस्याओं को देखने के लिए 5 साल का और वक्त ले लिया, यानी 5 साल बाद अब समस्याओं को देखेंगे, या अभी भी आपको नगर की समस्याएं दिखती हैं? हमें तो दिन भर दिखती हैं जी, मुझे समस्याएं ही दिखती हैं नगर की। नगर में जब हम कदम बढ़ाते हैं, चलते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं हो रहा है। चूँकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चेयरमैन हमारे सोनू किन्नर मैडम हैं, 1 साल का हमने वक्त दिया है और चीज़ों को मैं नोट भी कर रहा हूँ। जब मौका मिलेगा दुरुस्त में, जब टाइम रहेगा तो बताइएगा, मैं उन सारी पॉइंटों को गिना दूँगा। जी, आपको लगेगा जो आपको दिख रहा वो है नहीं कुछ भी। तो अभी 1 साल का वक्त दिए हैं, थोड़ा सा समय आने दीजिए। अब तत्काल चीज़ों को उनको परेशान, उनकी भी क्षमता हम लोग देख लें कि उनकी क्या क्षमता है। जब चेयरमैन हमारे उस लायक नहीं कर पाएंगे, उस काम को नहीं करा पाएंगे, तो हम लोग फिर से कमर कस के सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और मैं तो ऐसे भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन को अगर हमारी आवश्यकता पड़े
तो निस्वार्थ भाव से चंद्रेश्वर जायसवाल, इनकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम जो है उनके साथ है। अगर कहीं चलने की भी बारी आएगी तो हम लोग हर तरीके से, हर बल से उनके साथ रहेंगे। नगर के विकास में जितना भी कदम चेयरमैन अगर बढ़ाती हैं, अगर उसमें चंद्रेश्वर जायसवाल का या परिवर्तन सेवा समिति का, हमारे व्यापार मंडल का जो सहयोग चाहिए, हम लोग हर बल से उनके साथ खड़े रहेंगे। कुछ ऐसी नगर की 2-3 समस्याएं आपको लगता है कि उसके ऊपर नगर अध्यक्ष का ध्यान जरूर जाना चाहिए, उन समय परिवर्तन जरूर होना चाहिए? बिल्कुल। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, अभी फिलहाल हमारे जो चेयरमैन हैं, मैं पार्क पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पार्क तो जरूरी चीज़ें हैं। मूलभूत समस्याएं जनता की होती हैं, बिजली, सड़क, पानी। एक नई समस्या उभर के आ गई है, स्वकर योजना। जी। बिजली, सड़क, पानी का काम अभी हुआ नहीं ढंग से, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। सड़कों की स्थिति इतना बदहाल है कि लगता है कि गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढा नहीं है। जी। नालियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। ये तीनों से हम लोग जूझ रहे थे, नगरवासी हमारे जूझ रहे थे। तो बीच में एक समस्या आई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, जिनका 6-6 महीने का, 1-1 साल का वेतन रुका हुआ है, 6-7 महीना कह सकते हैं। इन कर्मचारियों के साथ साथ जब इनकी समस्या अभी हल नहीं हो पाई, तब तक एक नोटिस लोगों के यहाँ, एक एप्लीकेशन लेटर जाने लगा स्वकर योजना का कि आप खुद अपना कर तय करें। और इसमें भी बहुत बड़ी धांधली है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसमें इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि इस बिल्डिंग के पास आते हैं, ऑनर से कहते हैं कि आपका जो है स्वकर योजना में आप आते हैं, आपका 1 साल में लगेगा 30 से 40 हज़ार रुपये आपका कर बनता है। अब कहते हैं कि 2015 से अब तक का आपको लगेगा, पूरे साल का जोड़ के लगेगा। अब इसमें क्या होता है कि मैं इसको कम कर दूंगा, आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है, जो मुझे लगता है कि यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को और यहाँ चेयरमैन साहब को नहीं पता है। एक कर्मचारियों की मिलीभगत से बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, नगर पालिका में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जो इसका सीधे जनता के ऊपर असर आ रहा है। तो ये आज के डेट में ज्वलंत मुद्दा है, इसे बहुत जल्दी और बहुत ही ज़रूरी है इसका हल निकालना। जी। चूँकि आप वर्तमान चेयरमैन को 1 साल का वक्त देने के पक्ष में है, तो वर्तमान चेयरमैन से आपकी आशा और निराशा क्या पक्ष है? कितने आशावान है या कितने? अभी तो 1 साल में मुझे लगता है कि 2-4 महीना बीत गया, अभी तक तो निराशा ही हाथ लगा। जी। अभी आशा की किरण नहीं दिख रही है, लेकिन वर्तमान चेयरमैन प्रयासरत हैं, ईमानदार हैं, और ईमानदार बने नहीं हैं, मुखौटा नहीं लगाए, वाकई ईमानदार हैं। समस्या मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से उन्हें आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा चेयरमैन को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, तभी मामला हल हो पाएगा। नहीं कि 5 साल तक इसी तरह बैठे रह जाएंगे, कुछ भी एक विकास का एक ढेला तक नहीं रखा जाएगा। चेयरमैन को थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा और विकास के लिए मद में पैसा लाने का ताकत रखना पड़ेगा। जी। चूँकि और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें हमारे जितने भी शासन सत्ता में बैठे हुए जो लोग यहाँ के हैं, चाहे माननीय विधायक जी हों, माननीय सांसद जी हों, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि नगर पालिका में हम अपने चेयरमैन की कितनी मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पैसा ला के दे सकते हैं, तभी विकास हो पाएगा। जी। चूँकि आप भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और साथ ही साथ समाज, आपने परिवर्तन सेवा समिति भी बनाई है, जिसके माध्यम से आप समाज के लिए खड़े होते हैं। नगर विकास को लेकर आपका क्या विज़न है? नगर के विकास का ही मेरा एक विज़न था, उसी विज़न को मैं लेके चल रहा हूँ। जी। नगर में जितनी भी समस्याएं हम आपको गिनाए हैं, अगर कुछ समस्या उतनी भी अगर हल हो जाए तो कुछ आपको विकास दिखने लगेगा। हमारे नगर में बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं स्पोर्ट्स को लेके। जी। लेकिन उनके लिए कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कि वो
अपनी प्रतिभा को निखार के आगे जा सकें। उन्हें जाना पड़ता है बनारस, और हर व्यक्ति, हर बच्चा या हर माँ बाप अपने बच्चे को इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जी। है। एक पुस्तकालय था नगर पालिका क्षेत्र में, तो हम सोचे कि इस पुस्तकालय को बड़ा हाईटेक कर देंगे जी। लेकिन उस पुस्तकालय को भी तोड़ के दुकान बना दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसको भी शहीद कर दिया गया। और मुझे मालूम चला कि पुस्तकालय ले जाके दूसरे मंजिल पे कर दिए हैं कहीं नगर पालिका के सामने, पीछे से जाके गली में। अब बताइए, एक तो पुस्तकालय, अब हमारे दिव्यांग छात्र कैसे उस पर दूसरे तल्ले पे चढ़ेंगे। तीसरा, बच्चियां जो हैं, जो एकदम पुस्तकालय फ्रंट पे था, हमारी बच्चियां एकांत में कैसे जाके पढ़ेंगी वहाँ पे। हम तो सोचे थे कि इसी पुस्तकालय को एकदम हाईटेक बना दिया जाएगा। आज के दौर पे जो लाइब्रेरी बन रही है, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, उसके अंदर वाईफाई भी रहेगी, और जितनी किताबें, जो भी महंगी से महंगी किताबें जो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना रहता है, वो सारी चीज़ों का हम सेटअप बना के एक बड़ा पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे। वो भी शहीद हो गया। आपके अस्पताल के नाम पर एक पीपी सेंटर था, जहाँ इमरजेंसी केस भी लिया जाता था, उसको भी बंद कर दिया गया। स्थिति बहुत बदहाल है भाई साहब जी। नगर पालिका क्षेत्र में केवल एकमात्र स्कूल सरकारी नगर पालिका के द्वारा संचालित की जाती है। वहाँ भी पढ़ाई का जो पुराना ही ढर्रा चल रहा है, उसे भी बदलने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें अगर हम गिनाने लगेंगे तो नगर पालिका के जो विकास के बारे में जो चर्चाएं हैं ना, पूरे दिन चलेगी, ख़त्म नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका के साथ केवल अपेक्षाएं हो रही है, मजाक हो रहा है और कुछ नहीं। तो इस चर्चा में बस इतना ही। हमने इस चर्चा के माध्यम से नगर से जुड़ी समस्याओं को उठाने की कोशिश की, और हमने इस बात को भी जानने की कोशिश की कि आपका नगर के विकास को लेकर क्या विज़न है। आई होप कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हेलो मित्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।